आइए अब हम समझते हैं दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ करते हैं। तो दर्पण सूत्र के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि एक एमएन दर्पण बना लिया है और ये हमारा प्रधान अक्ष है और ये हमारा ध्रुव है। ये ध्रुव को हम पी से सूचित करेंगे, ये हमारा प्रधान अक्ष है। वस्तु हमारा यहाँ पर ए बी है, ये हमारा वस्तु है ए और ये हमारा वस्तु है बी। अब सबसे पहला नंबर हम नियम जानते हैं कि वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण दो किरणों को गुजारना होता है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, आप जानते हैं। तो यहां से एक किरण को हम इस प्रकार से गुजारेंगे और ये समांतर आ गई हमारी किरण यहाँ पर, ये किरण हो गया। अब हम इसको परावर्तन के बाद यहां से हम गुजारेंगे इसको हम, और ये फोकस से गुजरता है। तो परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजर गया। एक दूसरी प्रकाश की किरण हम ले लेते हैं और दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ से वापस लौट जाती है। तो ये किरण इस तरह से आई है और यहीं से टकराने के बाद वापस यहाँ से लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को काटती हैं तो कहाँ पे काट रही हैं? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में काट रही हैं। तो यहीं इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक होता है। तो यहां से नीचे की तरफ है तो एक यहां से प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये हमारा एक प्रतिबिंब बन गया है, इसका नाम ले लेंगे हम ए डैश और ये हमारा बी डैश। अब चूंकि हम लोग समरूपता पढ़े हुए हैं 10th क्लास में और समरूपता आपको पढ़ना है त्रिभुज में, समरूपता के सिद्धांत इस पर लगाएंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो जैसा इधर एक लाइन है वैसा ही हमको इधर भी लाइन खींचना पड़ेगा। यहां से हम लाइन ले लेते हैं इधर, यहां से टूटी हुई रेखा से इसको मिलाते हैं हम इसको। और इसका नाम रख लेते हैं हम, इसमें डी कर लेते हैं यहाँ पर डी और इसको हम ई दे देते हैं नाम। तो अब यहां से हमारा जो है प्रतिबिंब बन गया है। समरूपता के सिद्धांत लगाने के लिए हम दो त्रिभुज लेकर के चलेंगे। तो एक हमारा ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, एक हमारा ये त्रिभुज हो जाएगा ये वाला, और एक इधर वाला त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर पॉइंट लेके चलेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, देखिए ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है। तो वस्तु वाला जो ट्रायंगल बन रहा है और प्रतिबिंब से जो ट्रायंगल बन रहा है सी के वक्रता केंद्र वाला, उस ट्रायंगल को त्रिभुज को हमको लेकर चलना है। अब आपको समरूपता के लिए क्या करना होता है कि दो को कोण आपको अगर मिल जाता है तो आप समरूप मान सकते हो उस त्रिभुज को। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा ये वाला एंगल है, ये जितना भी एंगल होगा इधर वाला उतना ही होगा, शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर होता है। और यहाँ पर चूंकि ये हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ भी हमारा कितना है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कोण बी बराबर कोण बी डैश और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर दूसरा कोण हम क्या ले सकते हैं? तो एंगल ए सी बी, ये जो हमारा एंगल ए सी बी ये वाला जो एंगल है ये वाला और इधर वाला जो एंगल हो बराबर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी बी डैश और बराबर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण से ये हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया है शीर्षाभिमुख कोण। अब जैसे ही दो एंगल बराबर हुआ है तो दो एंगल बराबर होने के कारण ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो इसमें नियम लगता है एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम। तो देखिए एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या होगा? बैठाने का तरीका समझ लीजिए आप। त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ भी त्रिभुज लिखेंगे और यहाँ पर बीच में हम समरूप बैठा देंगे। अब समरूप बैठाने का रूल क्या है कि अगर जो कोण इधर लेना है वही कोण उधर लेना पड़ेगा। तो अगर हम बी अगर लेते हैं बीच में हम, तो बी डैश को हमको लेना पड़ेगा बीच में। देखिए बी को हम बीच में रखेंगे, त्रिभुज में 3 नाम आते हैं, तो हम अगर बी को अगर हम बीच में रख रहे हैं तो जो एंगल इधर बराबर है वही एंगल इधर होना चाहिए। तो बी बराबर है बी डैश को, तो बी डैश को बीच में रखेंगे। अब यहाँ पर जो एंगल हमारा सी है इसमें सी डैश के बराबर है, तो अगर हम इसको लास्ट में लिखते हैं सी को, तो इधर भी लास्ट में लिखना पड़ेगा। और नाम बच क्या गया इसमें से? तो ए बी सी में नाम क्या बचा? हमारा ए बच गया और इसमें नाम क्या बच गया? हमारा ए डैश बच गया है। अब चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सीपीसीटी लिख देंगे हम, सीधा लिखेंगे सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल उसको बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल, तो सीपीएसटी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी और इसको नाम कैसे उठाते हैं? तो पहला 2 लेटर उठा रहे हैं
तो यहां से पहला 2 लेटर देके चलेंगे हम, तो ए डैश बी। चूंकि हमको हाइपोटेनस जो कर्ण है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको मतलब है दूरी से, ध्रुव से दूरी मापते हैं उससे हमको मतलब है। तो दूरी के लिए हमको अब क्या लेना है कि अगर हम लास्ट का 2 ले रहे हैं, बी सी ले रहे हैं, तो लास्ट का हमको बी डैश सी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे बी सी बटा में हो जाएगा हमारा बी डैश और सी हो जाएगा। चूंकि हमको ए सी का और सी ए डैश सी का हमको कोई काम नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, हमको बस उससे मतलब नहीं है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले लेंगे। अब जैसा ट्रायंगल इधर हमको बना है वैसा ही ट्रायंगल तो इधर भी बन रहा है। देखिए ये ट्रायंगल एक बन रहा है इधर भी, ये वाला जो ट्रायंगल है, और इधर से भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों पार्ट में हम लेके चलेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल का नाम हम लेते हैं, यहां पर हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा इधर से डी ई एफ तथा इसका नाम हो जाएगा हमारा एफ ए डैश बी डैश में। इस ट्रायंगल में हमको लेकर चलना है। अब इनमें क्या कॉमन होगा खोजिए। तो यहाँ पर देखिए एक कोण यहाँ पर 90 बन रहा है और यहाँ भी एक कोण बन रहा है 90। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो इसमें ई होगा, जो ई 90 है, इसमें बी डैश 90 है, बराबर 90 डिग्री। अब इसमें क्या बराबर है, तो जैसे इसमें एफ जो है वो भी इसमें एफ के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो एंगल है, सबसे पहले डीईएफ नाम लिया तो डीईएफ से हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा होगा डीएफई, कोण का नाम क्या हो जाएगा डीएफई बराबर हो जाएगा एंगल। देखिए इसमें डीएफई ये एंगल बराबर हुआ, तो हमको ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो बी डैश एफ ए डैश, या आप कह सकते हैं ए डैश एफ बी भी कह सकते, बी डैश भी कह सकते हैं। तो ए डैश एफ और बी डैश, चूंकि दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप माना जाता है। तो लिखेंगे कि एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम। अब क्या कहेगा एंगल एंगल समरूपता नियम है कि आपको समरूप पहले बैठाइए, यहाँ पर समरूप बैठाने आना चाहिए आपको। ट्रायंगल लिख दिए। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या है, ई है यहाँ पर, तो हम इसमें ई लिख देंगे, हम बीच में लिखे हैं। तो ये हमारा क्या है बी डैश है, तो आपको भी बी डैश कहाँ लिखना होगा, बीच में ही लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा बीच वाला एंगल क्या है एफ, और इसमें बीच वाला एंगल क्या है एफ है। अगर एफ को आप लास्ट में लिखते हैं तो इसमें भी हमको एफ को कहाँ लिखना होगा, लास्ट में लिखना होगा। अब नाम में देखिए क्या बच गया हमारे पास, तो इधर डी ई एफ था तो हमारा डी बच गया, और इधर हमारा क्या बच गया है, तो एफ आ गया और बी डैश आ गया, तो बचा क्या हमारे पास ए डैश। अब वहीं पे लगा देंगे हम सीपीएस लगा देंगे यहाँ पर हम समरूप, इसको बोलते हैं हिंदी बोलते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग आपस में समानुपाती होते हैं, ये बात हम बोलते हैं। तो यहां से आप देखिएगा कि यहां से डीई पहला दो का नाम ले रहे हैं डीई बटा में, तो यहां से पहला दो का नाम लेके चलेंगे हम ए डैश बी डैश बराबर, यहां से अगर आप ई एफ लेके चलते हैं तो यहां से आप लेके चलना पड़ेगा आपको बी डैश एफ लेके चलना पड़ेगा। तो हमको चूंकि यही लाइन चाहिए, हमको दूरी चाहिए नीचे वाला, हमको तिरछा वाला लाइन से मतलब नहीं है, डीएफ से मतलब नहीं है, तो इसलिए डीएफ को हम छोड़ रहे हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहां से हम किसको हम लिख सकते हैं कि चूंकि आप यहां पर समझिएगा कि जो हमारा जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा हमारा क्या है डीए है, डीई है। क्यों है, क्योंकि ये लाइन समांतर है, और लाइन समांतर है इसका मतलब क्या है कि समांतर रेखाओं के बीच दूरी बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूंकि ए डी जो है वो समांतर है, किसके समांतर है, तो बी पी के समांतर है। अगर बीपी के समांतर है तो जितना हमारा ए बी होगा उतना ही क्या होगा हमारा डीई होगा, दोनों सेम होगा। तो हम ए बी के जगह डीई की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं, इसीलिए डीई के जगह पर हम क्या रख देंगे ए बी रख देंगे। तो डीई के जगह पर हम ए बी रख दिए, और हमारा ए डैश बी डैश नीचे था, तो ए डैश बी डैश बराबर इधर वाला सेम चीज रखेंगे हम। तो ये हमारा है ई एफ बटा में हमारा हो जाएगा बी डैश एफ। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ए बी बटा में ए बी, ए डैश बी डैश, यहाँ पर बी डैश छूटा हुआ है, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर ए बी बटा में ए डैश बी डैश सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर किस तरफ बराबर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसीलिए बी सी बटा में बी डैश सी बराबर होगा ई एफ बटा में बी डैश एफ के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं।
क्योंकि आप समझिए कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर व्यास अगर वो छोटा होगा, तो जो है डी बिंदु है, जो ई बिंदु है, पी के क्या होगा, करीब करीब सटा हुआ नजदीक होगा, बिल्कुल लग रहा है कि इसमें सट गया है। तो लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो ई बिंदु होगा पी के काफी निकट होगा, बिंदु ई पी के काफी निकट होगा। ये काफी क्या होगा, निकट हो जाएगा। अगर काफी निकट हो जाएगा तो जो हम ई एफ लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा ई एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो ई एफ जो होगा, जितना दूरी यहां से ई एफ होगा उतना ही क्या होगा, अगर ये दोनों एक ही बिंदु हो जाता है, मान के चलिए कि दोनों सट गया, जितना ई एफ होगा उतना ही पी एफ होगा। तो यहां से इसको हम फिर से पुट कर देंगे कि बी सी बटा में बी डैश सी बराबर ई एफ के जब हम क्या कर देंगे, पी एफ कर देंगे, और बटा में बी डैश एफ कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब चूंकि हम सभी दूरी को, गोलीय दर्पण में रूल है कि हम सभी दूरी को कहां से मापते हैं, तो ध्रुव से मापते हैं। तो सारी दूरी को आपको ध्रुव से कन्वर्ट करना होगा, जितना भी सब बीसी है। अब आपको बीसी को बीसी से नहीं कन्वर्ट करना है, पी से आपको कन्वर्ट करना है, पी से लेके चलना पड़ेगा। तो आप समझिए कि बीसी जो है हमारा कैसे बीसी आया होगा। तो बीसी को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बीसी में अगर हम पीसी को जाए सीपी को जोड़ देते हैं, सी पी जोड़ देते हैं, जो बी से सी है हमारा और सी से हम पी तक जोड़ दिए, तो वो क्या मिल जाएगा हमको, बीपी मिल जाएगा। यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि जो बीसी है प्लस इस सीपी को हम पीसी लिख सकते हैं, अब बराबर कहा जाएगा पीबी कर देंगे, इसको हम नाम आगे पीछे कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से हम बीसी अगर हमको निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि पीबी माइनस क्या कर सकते हैं हम, पीसी। यानी कि बीसी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पीबी माइनस पीसी। तो पी बी माइनस पी सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम बी डैश सी को कन्वर्ट करेंगे। अब हम बी डैश सी, आप देखिए बी डैश सी कहां पर है हमारा, तो बी डैश सी यहां पर है, यानी कि सी बी डैश में अगर हम बी डैश पी को जोड़ दें, हम यहां से बी डैश पी, ठीक है, सी यहाँ बी डैश है, इसमें अगर हम यहां से यहां तक जोड़ देंगे तो हमको सी से पी तक मिल जाएगा हमको, तो ये हो जाएगा सी पी। अब इसको हम क्या करेंगे कि बी डैश सी कहिए, एक लाइन है, उस लाइन को आप बी डैश सी कहिए या सी बी डैश कहिए, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर बी डैश सी हो जाएगा, प्लस इसको हम क्या कहेंगे कि पी बी डैश बराबर इसको हम पीसी कह देंगे। हमें चूंकि बी डैश सी का मान निकालना है, तो बी डैश सी बराबर हो जाएगा पी सी माइनस क्या हो जाएगा, पी बी डैश। तो पी यहां पर हम लिखेंगे पी सी, पी सी पी सी माइनस पी बी डैश, ये हो गया। अब चूंकि देखिए पी एफ है, खुद पी से ध्रुव से ही दूरी है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको चेंज कर देंगे हम, ये हमारा बी डैश एफ है। अब बी डैश एफ के बारे में आप समझिए कि बी डैश एफ कहां पर है, तो बी डैश एफ जो है, अगर इसमें हम पी से एफ जोड़ दें, यानी कि एफ पी जोड़ दें, एफ पी, देखिए बी डैश से एफ था हमारा, अब हम एफ से पी को जोड़ दिए तो हमारा क्या मिल जाएगा, बी डैश से पी मिल जाएगा, तो बी डैश पी हो जाएगा। तो यहां से हम लिख पाएंगे कि बी डैश एफ है प्लस एफ बी को हम पी एफ पी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बी डैश कह सकते हैं। तो बी डैश एफ बराबर पी बी डैश, आई प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा पी एफ, यानी कि बी डैश एफ के जगह पर हम क्या लिख पाएंगे हम, तो लिख पाएंगे हम कि पी बी डैश और माइनस लिख पाएंगे हम पी एफ। इक्वेशन नंबर इसको हम 5 ले सकते हैं। अब आप समझिएगा आगे, ये तो हम सभी दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से लेकर के आ गए। अब चूंकि दर्पण के ध्रुव से लेके आए, तो अब इसका नामकरण लेना होगा और चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना होगा। तो लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, तो चिन्ह परिपाटी कहता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आपको प्लस भी का ध्यान रखना होगा, माइनस का ध्यान रखना होगा। तो देखिए पी बी डैश, पी यहाँ सॉरी पी बी है, ये पी बी है, तो पी से आप बी के, बी हमारा क्या था, वस्तु था, बी हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु है, ये वस्तु है। तो पी से बी जो है हमारा वस्तु अगर है, ये वस्तु हो गया,
तो वस्तु है हमारा, तो वस्तु दूरी को हम कहते हैं u, और चूंकि ये सब लाइन के इस साइड में है तो इसको माइनस में लेके चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस u हो जाएगा, माइनस पी सी, P से C यानी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग r सूचित करते हैं, और r बराबर होता है 2f, और चूंकि हम लोग ध्रुव के इस साइड ले रहे हैं तो माइनस में लेना पड़ेगा, तो देखिए एक माइनस तो पहले से था, और PC का मान हम ले लेंगे -2f बटा PC है, तो PC का मान अभी तो -2f लिए थे, तो -2f माइनस PB डैश है, देखिए P से B डैश यानी कि हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम U से सूचित करते हैं, और लेफ्ट साइड में है तो माइनस लेना पड़ेगा, इसीलिए माइनस इसको हम लिखेंगे V बराबर PF, P से F के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, तो ये हमारा फोकस हो जाएगा, तो ये भी दर्पण के लेफ्ट साइड में है तो माइनस में लेना होगा -f बटा PB डैश, अभी देखिए PB डैश को हम क्या लिखे थे -v लिखे थे, तो -v माइनस PF को क्या लिखे थे f लिखे थे, तो ये हमारा f हो गया। अब इसको समीकरण नंबर जो है हमारा 6 होगा, इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -u माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2f हो जाएगा हमारा, बटा में ये -2f हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस v बराबर -f बटा में -v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और f होगा। अब हमें तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना कराना है, तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, देखिए तो -u और -v क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u इंटू भी क्या हो जाएगा uv। अब इससे पहले इसमें भी करा देंगे तो माइनस प्लस माइनस देखिए माइनस, और 2vf हो जाएगा यहाँ पर 2vf। फिर समझिए कि केवल -v से हम पहले इसमें गुना करा रहे हैं, तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, u इंटू भी हो जाएगा uv, प्लस माइनस माइनस 2f गुने v बराबर 2vf। अब इस f से कराएंगे इन दोनों में, तो माइनस यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, u इंटू एफ हमारा हो जाएगा uf, प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस होगा, और 2f इंटू एफ बराबर हो जाएगा 2f का स्क्वायर बराबर, अब इसमें कराएंगे हम तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 2f गुने एफ बराबर हो जाएगा 2f का स्क्वायर। अब यहां से प्लस गुने माइनस का हो जाएगा माइनस, और v गुने एफ बराबर होगा vf। अब यहां से आप देखिएगा कि 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। अब यहां से बचेगा आपका uv, माइनस में है 2vf माइनस uf, और बराबर में है -vf। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो हमारा जो vf है उसको हम इस साइड लेकर के आते हैं, तो uv माइनस 2vf माइनस uf, जो माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारा vf, और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा, तो यहां से हो जाएगा uv माइनस, अब यहाँ पे देखिए -2vf अब प्लस में vf, तो यहां से दो कर्जा और एक यहाँ पर जेब में, तो कितना बचेगा माइनस हमारा vf हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जुट गया। अब यहाँ पे बचेगा हमारा -uf, और बराबर क्या बचेगा हमारा 0। अब चूंकि ये दोनों माइनस में है, उन दोनों को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा uv बराबर हो जाएगा, जो -vf है उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो vf, और जो -uf है वो भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इस समीकरण को फिर से लिखेंगे हम, यहां से हमारा आ गया uv बराबर vf प्लस uf, दोनों तरफ हम uvf से भाग कर देते हैं, दोनों तरफ uvf से भाग करने पर, तो अब इसको हम भाग कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हमारा uv बटा में uvf बराबर हो जाएगा vf बटा में uvf प्लस uf बटा में हो जाएगा uvf। अब uv से uv क्या होगा कट जाएगा, vf से क्या होगा vf कट जाएगा, u से u कटेगा और f से f कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया ऊपर 1 और नीचे बच गया f, यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा में u और प्लस 1 बटा में v। इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा में u, 1 बटा में u प्लस 1 बटा में v बराबर 1 बटा में f। यही आपका दर्पण सूत्र है। तो ये देखिए आवर्धन के लिए हम दर्पण बना लिए हैं पहले, और क्या करेंगे कि एक वस्तु को रखेंगे यहां पर हम, तो यहां पर एक वस्तु को हमने रखा इस प्रकार से। अब वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलेगी
और प्रकाश की एक किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण पर आपतित होगी। एक किरण दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ये फोकस से लेके आ जाएगा इसको हम। अब एक दूसरी किरण जो है उसको हम गुजारते हैं ध्रुव की दिशा में, इसको ध्रुव की दिशा में ले आए हम, और परावर्तन के बाद जितना एंगल बनाते हुए आई है उतना ही एंगल बनाते हुए ये जाएगी भी। तो जितना एंगल बनाते हुए आई थी उतना ही एंगल बनाते हुए अगर इसको हम ले जाएं तो यहाँ पे जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा वस्तु ए है और ये हमारा बी है। प्रतिबिंब जो है जहां पर रेखाएं कटती वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, तो यहां से हमारा ये प्रतिबिंब हो गया। इसको हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। चूंकि हमें आवर्धन चाहिए, आवर्धन में हमें क्या करना होता है कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात लेना होता है, और उसी को हम लोग दूरी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा यह जो ट्रायंगल है त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज लेके चलेंगे प्रतिबिंब वाला जो है ए डैश बी डैश पी में, ये दो त्रिभुज हम लेके चलेंगे। हमारा त्रिभुज कौन कौन से ले रहे हैं हम, ए बी और पी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, और एक ले रहे हैं त्रिभुज यहाँ से ये वाला, इसको हम कलर कर देते हैं। ये त्रिभुज है हमारा, और एक त्रिभुज हमारा ये वाला है। इन दोनों में, इन दोनों को समरूपता के सिद्धांत पर हमको क्या करना है कि पहले एंगल बराबर करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक एंगल जो है यहाँ पर ये 90 है और इसमें एक एंगल 90 है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल बी डैश बराबर हो गया 90। अब हम कह सकते हैं कि जितना एंगल यहाँ पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, जितना आपतन कोण यहाँ पर आई है उतना ही परावर्तन कोण यहाँ पर आर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर हमारा एंगल हो जाएगा, इसका नाम देते हैं यहाँ पर हम डी नाम देते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हैं कि बी डैश एंगल जो है हमारा बी डैश, और ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ए डैश हो जाएगा। देखिए ये एंगल जो है हमारा ये है आपतन कोण आई, और ये हमारा है परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसी सिद्धांत पर परावर्तित होता है किरण। तो यहाँ पर इस एंगल को हम क्या कहेंगे, तो ए पी और बी कहेंगे। इस नीचे वाला एंगल को हम क्या कहेंगे, बी डैश पी और ए डैश कहेंगे। तो बी डैश पी ए डैश हो गया। चूंकि दो एंगल बराबर हो गया तो एंगल एंगल समरूपता नियम से बैठाएंगे हम, एंगल एंगल समरूपता नियम से। एंगल एंगल समरूपता नियम क्या कहता है कि ये दोनों त्रिभुज जो समरूप होगा समरूप ले बैठाएंगे इसको हम। समरूप बैठाने का तरीका है कि अगर इसको हम बी रखते हैं, बीच में अगर रखते हैं हम, तो यहाँ पर बी डैश को रखना पड़ेगा हमको इधर। अगर हम पी को सबसे लास्ट में रखते हैं इधर, तो यहाँ से एंगल हमारा पी है, इसको हमको लास्ट में रखना पड़ेगा। अब इसमें बच कौन गया नाम में, तो ए बच गया तो ए रखेंगे, और इसमें नाम कौन बच गया हमारा ए डैश बच गया तो ए डैश रखेंगे। चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग आपस में समानुपाती होते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी बटा में, जैसे नाम पहला का दो अक्षर ले रहे हैं तो यहाँ का भी पहले का दो अक्षर लेना पड़ेगा हमको, ए डैश बी डैश बराबर। चूंकि हमें ये वाला दूरी चाहिए हमें, तो हम यहाँ से बीपी ले लेते हैं, लास्ट का अगर दो नाम लेंगे हम बीपी, तो इसमें भी लास्ट का हमें दो नाम लेना पड़ेगा, बी डैश पी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि इसको अगर हम उल्टा कर दें, क्योंकि हमें चाहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, हमें चाहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ है वस्तु की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की है, तो इसको उल्टा कर देते हैं हम। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश बटा में ए बी, इसको उलट रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर रहे हैं, तो बराबर को उस तरफ भी हमको यही करना पड़ेगा, बी डैश पी, और बटा में करना पड़ेगा हमको बी पी करना पड़ेगा। और चूंकि हम आवर्धन का परिभाषा क्या पढ़े थे कि आवर्धन बराबर होता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, आवर्धन m बराबर हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है हमारा,
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ये हमारा h हो जाएगा। तो h डैश सॉरी ये हमारा h डैश हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा में h होता है। अब प्रतिबिंब हमारा क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है हमारा a डैश b डैश बन रहा है, तो ये हमारा a डैश और b डैश बटा में हमारा वस्तु क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। तो वस्तु हम लिख लेंगे ab। इक्वेशन नंबर अगर उसको हम 2 ले लें तो आप देखिएगा कि यहां से a डैश b डैश और ab क्या है आपस में बराबर हो गया, तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि h डैश बटा में जो हमारा h है बराबर, अब यहां से हमारा ये दोनों पार्ट आपस में बराबर, तो h डैश बटा में h जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो b डैश p बटा में b p के बराबर होगा। परिपाटी के अनुसार यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि देखिए ऊपर का जो लाइन है ऊपर में दूरी होगा तो उसका हम प्लस में मापेंगे और नीचे में कहाँ मापेंगे माइनस में मापेंगे, ऋणात्मक होता है। तो h डैश हमारा नीचे की तरफ बन रहा है तो माइनस में हो जाएगा हमारा h डैश बटा, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस में मापेंगे तो हमारा h क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब b डैश p है तो b डैश से लेकर p यानी कि p से b डैश की जो दूरी है वो प्रतिबिंब है हमारा, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या मापते हैं ऋणात्मक में मापेंगे, लेफ्ट साइड में माप रहे हैं तो माइनस में होगा, और प्रतिबिंब की दूरी को हम माइनस b से सूचित करते हैं। यहाँ bp है, b से p है यानी कि p से अगर हम b की बात कर ले तो ये भी हमारा ऋणात्मक होगा, वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम u से सूचित करते हैं तो ये हमारा माइनस u हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लेंगे और h डैश बटा में h हो जाएगा बराबर हो जाएगा v बटा में u हो जाएगा, चूंकि माइनस। अब यहाँ पर आप देखिए कि h डैश बटा में h को हम क्या कहते हैं m कह रहे थे, तो इसके जगह पर हम m लिख सकते हैं बराबर v बटा में u कहेंगे हम, v बटा में u। और ये कहां से लेकर के आए हैं हम समीकरण 1 से लेकर के आए, इसको हम समीकरण 2 से लेकर के आए हैं, तो समीकरण 2 से। अब यहां पर देखिए कि जो माइनस है इसको अगर इस साइड हम भेज दें तो m बराबर हो जाएगा हमारा माइनस v बटा में u हो जाएगा। तो बस यही हमको फॉर्मूला पढ़ना प्रूफ करना था कि m बराबर जो होता है वो माइनस v बटा में u होता है। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।